अब आप लोगों को साकल का मैं थोड़ा सा मतलब बता दूं। राजस्थान में साकल उसे कहा जाता है जिससे अक्सर जो पशुपालन के जो कृषि लोग होते हैं वो बहुत इसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमने इस श्रृंखला का नाम साकल इसलिए रखा है क्योंकि ये श्रृंखला जो है लोक अनुसंधान की है। इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं और अपना जो विषय होता है जो कि राजस्थानी परंपरा से जुड़ा हुआ होता है, राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, उस पर आकर व्याख्यान देते हैं और हमें उन चीज़ों तक पहुंचाते हैं, उन चीज़ों से जोड़ते हैं जो अभी तक हमने नहीं देखी। तो सांकल की वो जो छोटी छोटी कड़ियां, वो लोहे की जो कड़ियां मिल के एक पूरी सांकल बनाती है और उसमें बांधती है हमें बांधती है हमारी संस्कृति से। तो इसलिए हमने इसका नाम सांकल रखा है। और इसके पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर अंशु वर्मा जी, जिन्होंने राजस्थानी लोक संगीत के ऊपर बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया था और हमें एक नई चेतना से जोड़ा था कि लोक संगीत की आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या विषय हो सकते हैं जिन पर काम किया जा सकता है। तो आज के हमारे इस दूसरे एपिसोड में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में है आदरणीय फरहान शेख जी, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छे लेखक और डायरेक्टर हैं और जो बीते कई सालों से रंगमंच के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका आज का विषय है राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय। और इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हैं मंगलम विद्या विहार के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय गोविंद शर्मा सर। तो सर, पूरे आरोहण परिवार की तरफ से मैं फरहान सर का और गोविंद सर का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और मैं चाहता हूं सर कि आपके आशीर्वचनों से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आप हमें एक नई दिशा दें अपने शब्दों से। ओवर टू यू सर। थैंक यू। नमस्कार फरहान जी, मोहित, सभी युवा साथी और हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि इतना अच्छा प्रयास जो आरोहण संस्था कर रही है, मोहित हमें साकल के थ्रू हमारी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में मैं भी जुड़ने का प्रयास करूं और जल्दी ही हम फरहान जी से मोहित के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू सो तो मच सर। मोहित, थैंक यू। फरहान जी, अब आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं, एक गति दें और हमें राजस्थानी लोक नाट्यों से जो लगभग बिल्कुल राजस्थान से और लोगों के दिलों से ओझल हो चुके हैं, हमें उस ओर मोड़िए और उन्हें जागृत करिए हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आप सबको बता ही दिया गया है और हमारा जो आज का विषय है राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय। असल में राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय होता है या नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पर अगर नाट्य है, नाट्य हो रहा है, तो अभिनय होना उसकी शर्त है। ज्यादातर जो लोक नाट्य हमारे हैं उनके अंदर संगीत की प्रधानता इस दर्जे पर है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि अभिनय हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि असल में अभिनय के बारे में हमें पता भी नहीं है कि मतलब हम उस देश के वासी हैं जहां पर नाट्य शास्त्र जैसा एक इतना बड़ा ग्रंथ है जिसे पंचम वेद भी कहा गया है। आप में से
कई लोगों को शायद नहीं पता हो कि भाई नाट्य शास्त्र होता क्या है। हाँ, कि नाट्य शास्त्र जो है कि क्या है, कैसे इस्तेमाल में आता है ना। मैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेने का मेरी वजह ही ये थी कि आप लोग उस एक बात से जुड़ पाए कि जब हम ये टॉपिक कहीं भी सर्च करेंगे कि राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय, आपको अगर आप इन फ्यूचर कभी रिसर्च करते हैं तो पर रिसर्च करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रिसर्च फील्ड में जाएं। हाँ, तो उसके अंदर आपको ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है किसी भी चीज़ को लेकर, आप किताबें कितनी पढ़ते हैं। तो वो जब आप इस टॉपिक को सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय है या नहीं। असल में ये बहुत ही एक अजीब सा एक टॉपिक है मेरे लिए भी, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर ज़्यादातर जो लोक नाट्य हैं उन सबके अंदर गीत गाए जाते हैं। आप चाहे ख्याल ले लें, आप ख्याल के किसी भी प्रकार को ले लें, चाहे आप रम्मत ले लें, चाहे आप कन्हैया दंगल ले लें, चाहे आप तुर्रा कलंगी ले लें। और सबसे बड़ी बात आपकी और हमारी, हम अब जिस क्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादातर अगर यहाँ पर कोई राजस्थान से बाहर हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, पर राजस्थान के लोगों के लिए कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हमें वहाँ की कलाओं के बारे में सिर्फ और सिर्फ उतना पता होता है जितना आरपीएससी के सिलेबस में होता है। अगर वो आरपीएससी के सिलेबस में आएगा तो आप उसके नाम याद करेंगे कि भाई ख्याल है, ख्याल के अंदर शेखावटी है, कुंचामणि है, रम्मत है, हेला है, ये सारे ख्यालों के नाम याद करेंगे। उनके जो प्रोसीडर्स हैं उनके नाम याद करेंगे। पर असल में आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इन नाटकों को देखा होगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि ये नाटक होते ही नहीं है। तो राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता दूं, जिसमें सबसे खास जो शब्द है वो है अभिनय। नाट्यशास्त्र का 13वां श्लोक है ये, जिसके अंदर भरत मुनि, अध्याय 6 का 13वां श्लोक, जिसमें भरत मुनि क्या कहते हैं कि अभिपूर्वस्यनीय धातु विमुख्यार्थ निर्णय यस्मात् प्रयोगम नयति तस्मात् अभिनय स्मृतम। कि अभिनय किसे कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि अभिनय एक ऐसी चीज है जिसका अर्थ होता है आगे की ओर ले जाना। एक्टिंग और अभिनय है ना, अभिनय को एक्टिंग से नहीं कह सकते। एक्टिंग और अभिनय कहते हैं कि हिंदी में अभिनय कहते हैं और अंग्रेजी में एक्टिंग कहते हैं, नहीं। अभिनय एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। कथा को आगे की ओर ले जाना। तो भरत मुनि ने अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं, जिनमें वो 4 प्रकार इस प्रकार बताए हैं कि वो कहते हैं कि आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब आंगिक अभिनय के भी उन्होंने बहुत सारे प्रकार बताए हैं। तो अंगों से किया जाने वाला अभिनय आंगिक है। वाचन से किया जाने वाला अभिनय जो है वो वाचिक है, जिसके अंदर आपका बोलना, चिल्लाना, गाना, जो भी आप ध्वनि के माध्यम से करते हैं वो है वाचिक अभिनय। और तीसरा जो अभिनय वो आहार्य है। आहार्य अभिनय समझे तो स्टेज क्राफ्ट, नेपथ्य विधि, जो मंच पर आपको दिख रहा है। जैसे अभिनेता और म्यूजिशियंस के अलावा मंच पर पर्दा नजर आ रहा है, मंच पर कोई प्रॉप्स रखा हुआ है, मंच पर कोई और दूसरी चीज रखी है। जैसे कच्ची घोड़ी का एक एग्जांपल अगर मैं आपको लूं लोक नाट्यों के अंदर, तो कच्ची घोड़ी के अंदर जो अभिनेता है वो तो है, पर जो घोड़ी के साथ वो नृत्य कर रहा है वो आहार्य अभिनय का एक हिस्सा है, जो अलंकार विधि से बनाया जाता है। और आखिरी अभिनय जो है वो सात्विक अभिनय है। अभिनय की आत्मा कहा गया है इस सात्विक अभिनय को। सत्व का अर्थ तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। सत्व का मतलब होता है किसी भी चीज का अर्क।
की निचोड़, मैंने 4-5 नीम की पत्तियां ली और उन्हें रगड़ के, और जो रस उसमें से निकला, रस, तो वो सारे अभिनयों को मिला के जो रस होता है, वो रस सात्विक अभिनय, और इसको आत्मा इसीलिए कहा गया है। और उसके बाद भरत मुनि ने अभिनय के विषय में इतना व्यापक लिखा है, पर यहाँ पर नाट्य शास्त्र इसका टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो लोक नाट्य है, वो भी राजस्थान के लोक नाट्य। पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने भी देखा तो नहीं है, पर आज से लगभग 35-36 वर्ष पूर्व दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, भारत एक खोज। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित वो भारत एक खोज, जो डेली सोप ड्रामा जिसे कह सकते हैं, जो आता था, बहुत ही सुंदर और आज के दौर की जरूरत है। वो समय से पहले, हमारे यहाँ पर काफी सारी चीजें समय से पहले आती है और चली जाती हैं। तो भारत एक खोज की जब शुरुआत होती है, उसका जो गाना शुरू होता है कि जब पृथ्वी की शुरुआत में इस पृथ्वी पर पानी ही पानी था, और धीरे 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 पानी के बाद इसमें जीव जंतु आए, और एक प्राणी, मनुष्य नामक प्राणी अस्तित्व में आया। अभी जो मनुष्य नामक प्राणी है, अभी जो मनुष्य नामक प्राणी है, वो 4 पैरों पर चलता है। आप इमेजिन करिए, कि मनुष्य नामक जो प्राणी है ना, अभी मैं उसको सिर्फ प्राणी कहूंगा, एक ऐसा प्राणी जिसको होमो सेपियंस, युवाल नोआ हरारी ने सेपियंस में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सेपियंस एक ऐसा होमो सेपियन, बुद्धि वाला प्राणी जो सोच सकता है। 4 पैरों पर चलने वाला वो प्राणी उन 4 पैरों पर जब चल रहा था, उन 4 पैरों पर चलते 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 एक दिन, क्योंकि उसमें बुद्धि थी, वो बुद्धिमान था, वो बुद्धि वाला प्राणी था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो 2 पैरों से चला जाए और इन 2 पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये मनुष्य के क्रमिक विकास का एक उदाहरण हो सकता है। इसको आप साइंटिफिकली ना लेकर जाएं, इसको मतलब आप उस तरह से समझिए कि अब वो मनुष्य नामक प्राणी, जब वो जो सोच सकता है, उसने 4 पैरों पर छोड़कर 2 पैरों पर चलना शुरू किया, और उसके जो बाकी के 2 पैर थे उन्हें हाथों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। और अब उन हाथों का इस्तेमाल फलों को तोड़ने के लिए, पत्तों को तोड़ने के लिए और शिकार करने के लिए। अभी तक वो शिकार करना सीख चुका है, और शिकार होने के बाद थोड़ा समय गुजरता है, और थोड़े समय के बाद वो आग की खोज करता है ना। अब वो कबीले के रूप में जीने लग गया है, मतलब उसके पास इतनी समझ आ चुकी है कि मुझे अकेले तो नहीं रहना है, लोगों के साथ रहना मेरी जरूरत है। तो वो मनुष्य नामक प्राणी जो है, वो लोगों के साथ रहना शुरू करता है, और आज वो शिकार कर कर आया है, आग की खोज हो चुकी है, और सामने उसका परिवार है। उस सामने परिवार के सामने वो कथा कहना शुरू करता है कि आज शिकार कैसे हुआ, भोजन पक रहा है या भुन रहा है, आग पर शिकार को भूना जा रहा है, और वो उस समय को वो कैसे यूटिलाइज किए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो होमो सेपियंस है, उसके अंदर बुद्धि है, वो सवाल करता है, वो सोचता है, वो तर्क करता है, तो वो बैठा नहीं रह सकता कि जिस समय में वो खाना बन रहा है तो उस समय में किया क्या जाए। इसीलिए उस सर्कल में से एक व्यक्ति उठता है, और आज की जो पूरी दिनचर्या, शिकार का जो वृत्तांत था, उसके पास अभी भाषा नहीं है, पर उस वृत्तांत को बताने के लिए उसका शरीर काफी था। उसके पास अभी भाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्वनि है, जिस ध्वनि का इस्तेमाल करके वो आज का वृत्तांत बता रहा है।
वो शेर, हिरन या उस समय के जो भी जीव हुए होंगे, क्या डायनासोर का शिकार करने गया होगा? तो वो डायनासोर का शिकार करने गया होगा, तो उसने वो वृत्तांत बताना शुरू करा कि मैं चल रहा हूं, मेरे हाथ में वो पत्थर था या वो लकड़ी थी। अभी उसके पास भाषा नहीं है, वो किसी भी एक तरह की जिब्रिश, बिना आकारों वाली भाषा में बात कर रहा है। अबड़ा, रब्जी, अबड़ी, इस तरह की भाषा में वो बात कर रहा है। वो इस तरह की भाषा में जब वो बात कर रहा है और वो अपने परिवार को या उस घोले में बैठे हुए लोगों को वो कहानी बता रहा है। यही तो हुआ पहला लोक नाट्य, क्योंकि लोक नाट्य की तो शर्त है ना, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। और कोई भी शास्त्र, यहां तक कि नाट्य शास्त्र भी, कोई भी शास्त्र एक बहुत बड़ी लोक परंपरा के बाद ही लिखा जाता है। नाट्य शास्त्र लिखने से पहले हमारे पास शायद लिखने की कला की जरूरत ना हो, या मनुष्य के पास लिखाई आई ही ना हो, क्योंकि इतिहास तो हमें वही पता है जो लिखा हुआ है। तो वो वहां पर वो व्यक्ति बैठकर वो कथा सुना रहा है, पर एक दिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि शिकार में एक्सीडेंट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कहानी को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, कि आज शिकार ने इस तरह से पंजा मारा कि मेरे हाथ में जो डंडा था, जो हथियार था, वो छूटकर दूर जा गिरा। और यही तो किसी भी कथानक की एक शर्त होती है ना, कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। वो कॉन्फ्लिक्ट यहां से शुरू हुआ। तो इस तरह से नाटक की उत्पत्ति को माना जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम नाटक की उत्पत्ति को समझें कि लोक नाट्य शुरू कैसे हुआ, तो वो इस तरह से हम इस लोक नाट्य को मान सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कृषि युग में आ गए। अब कृषि युग में आने के पश्चात हमने फसलें उगाना सीख ली थी। साल के 6 महीने हम फसलें उगाते थे, और फिर एक अक्टूबर या नवंबर के बाद या दिसंबर के बाद, मैं रोमन में साल बता रहा हूं, पर कुछ एक समय के बाद जब हमारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होती थी, उसी बीच में भारतीय संस्कृति के अंदर सारे तीज त्योहार चलते हैं। उन तीज त्योहारों को सेलिब्रेशन, उन तीज त्योहारों का सेलिब्रेशन, वही तो लोक नाट्य है। उन पूर्वजों की कथा। अब राजस्थान पर आ जाते हैं, क्योंकि असल में हमें जानना तो राजस्थान के बारे में है। तो राजस्थान पर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर हम जो कथाएं देखते हैं, तेजा जी, गुगा जी, मूमल महेंद्र, ढोला मारू, मतलब ढोला मारू के लिए, आपको अगर ढोला मारू के विषय में पता नहीं है, तो हमारे यहाँ के हीर रांझा उनको कहा जा सकता है। राजस्थान के हीर रांझा कहा जा सकता है उन्हें। मूमल महेंद्र को ये हीर रांझा कहा जा सकता है। ये हमारे यहाँ की लोक कथाएं हैं जिनसे शायद हम अवगत नहीं है, और इन्हीं लोक कथाओं पर हमारे नाटक होते हैं। तो अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। वो कथा सुनाना जरूरी था, क्योंकि असल में पता तो हो कि लोक नाट्य है क्या। ऐसे ही तो लोक नाट्य नहीं आ गया ना कि एक दिन हम 5 लोगों ने मिलकर लोक नाट्य शुरू कर दिया। नहीं, एक लंबी लंबी यात्रा रही नाटक की, जिसके अंदर प्रागैतिहासिक काल रहा, पाषाण युग जिसे आप कहते हैं। उस पाषाण युग में से धीरे 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 जब वो मनुष्य कृषि युग के अंदर आया, उसने खेती बाड़ी करना शुरू की, पहिए का आविष्कार किया, वो आगे बढ़ा। फिर उसके बाद हम
इतनी बड़ी लोक परंपरा को के बाद एक शास्त्र का निर्माण हुआ, उस शास्त्र को हमने नाट्य शास्त्र कहा। नाट्य शास्त्र कोई पुस्तक नहीं है कि हमें एक कोई पुस्तक मिली थी और हमें ब्रह्मा जी ने लाकर ऐसे पुस्तक सौंप दी कि भाई ये नाट्य शास्त्र पढ़े। नाटक तो प्रयोग का ही नाम है। थिएटर में साइंस, आर्किटेक्चर, मैथ और जो आप कहें सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है और होता है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी। पर हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, है ना, तो लोक नाट्यों में आप में से सभी को लोक नाट्यों के विषय में अवगत करा दूं तो हमारे भारत के हर एक क्षेत्र में लोक नाट्य होते हैं, है ना। तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो उत्तर भारत जो रहा वो आक्रमणकारियों का पसंदीदा क्षेत्र रहा। मतलब क्या हुआ कि दक्षिण भारत तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, तो जितने भी आक्रमण जो ज्यादातर हुए वो उत्तर भारत में हुए। अब किसी क्षेत्र के अंदर जब आक्रमण होते हैं और उसके सामाजिक परिवेश में चेंज आता है, उसमें सत्ता में जब बदलाव आता है तो उसका सामाजिक परिवेश भी बदलता है। कई सारे राजाओं को नाटक पसंद थे, कई सारों को नहीं थे, कई सारों को नृत्य पसंद थे, कई सारों को नहीं थे। तो राजस्थान के अंदर यही हुआ। जैसे आप दक्षिण भारत के जो लोक नाट्य देखेंगे तो वो शास्त्रों से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, शास्त्र आधारित नाटकों से। जैसे आप कुटियाट्टम ले लें, यक्षगान ले लें, मोहिनी अट्टम ले लें और सभी प्रकार के अट्टम। इधर से नॉर्थ ईस्ट में भी जब आप जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आप बंगाल के साइड जो समुद्र के पास वाला क्षेत्र है उसके अंदर आप अंकिया नाट देखेंगे, जात्रा देखेंगे। तो इनके अंदर बदलाव जो है कम हुए। पर आप गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात को अगर हटा दें तो बाकी के क्षेत्रों में समुद्र नहीं है, वो भूमि वाला क्षेत्र है और वो एक देश को दूसरे देशों से जोड़ता है। तो आक्रमणकारियों के लिए घोड़ों पर आना आसान था, आक्रमण करना आसान था। तो यहाँ के कलाकारों के लिए चुनौती थी अपनी कला को बचाने में। तो फिर धीरे धीरे करके जब हम शास्त्र आधारित रंगमंच या थिएटर या नाट्य, उससे सब जगह एक ही जैसा नाट्य हो रहा था ना। तो जो वो संस्कृत रंगमंच का जो प्रस्थान हुआ 1700 में या 1500 में, जब हमारे यहाँ पर पहले आक्रमण हुआ, तो हमें पता चला कि भाई दक्षिण भारत के लोगों ने उसको संजोया। हमारे यहाँ पर वो जो शास्त्र आधारित नाटक करते थे उसके लिए बहुत बड़ा एक सेटअप चाहिए होता था। तो उन्होंने क्या करा कि राजा आश्रय नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि सड़कों पे किया जाता है ये नाटक, चलो हम गांव के अंदर एक चौराहा देख लेंगे, वहां शुरू कर देंगे। शहर के कोई चौराहे पर एक या गांव के किसी जगह पर एक पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे जो बैठने की जगह बनी होती है वहां शुरू कर देंगे। तो ऐसे राजस्थान का लोक नाट्य हमारे अस्तित्व में आया। आज जिस लोक नाट्य को हम जानते हैं तो वो लोक नाट्य ऐसे बना, वरना उसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद थे जो शास्त्रों में थे और आज भी हैं, पर हमने उन्हें देखना बंद कर दिया है। क्यों देखना बंद कर दिया है? क्योंकि हमें हमारी कलाओं से प्रेम ही नहीं है। लोक नाट्य हर गांव में होता है, होली पर एक दिन देखने चले जाएंगे। वो जो गांव के लोग हैं ना, अब गांव और शहर डिवाइड हुआ ना,
पहले तो सब एक ही था ना, मतलब आप अगर आज से 100 साल पहले चल जाएंगे तो कच्चे घर तो सब जगह थे, अब पक्के घरों का निर्माण ही नहीं हो रहा था, तो क्या गांव और क्या शहर। आज गांव हम उस जगह को बोलते हैं, पर आज तो गांव में भी फोन्स हैं, गांव में भी कंप्यूटर्स हैं, गांव में भी लोग जीन्स टी शर्ट ही पहनते हैं। ऐसा टिपिकल सा गांव तो कहीं नहीं होता आजकल, पर वो कथाएं या वो कलाएं जो है वो गांव की धरोहर बनकर रह गई। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उन कलाओं को संजो कर रखें, और आज भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कलाओं के विषय में पढ़ें, उन कलाओं के बारे में जानें। और लोक अनुसंधान सांकल इसीलिए इसीलिए इस कार्य के लिए प्रयासरत है। इसलिए 5 महीने तक इस विषय के पर पढ़ा गया, ये 5 महीने तक इस विषय के एक एक बारीकी को जाना गया, जरूरी था। आप में से ज्यादातर लोग अगर किसी एक क्षेत्र में जाएं तो वहां पर कलाओं की भरमार है। जैसे जैसलमेर चल जाएं, वहां पर सभी तरह के लोक नाट्य भी होते हैं, क्योंकि वहां की जरूरत है, बाहर से लोग देखने आते हैं। जयपुर के आप चल जाए, राजधानी है, आपको देखने हैं, तो आप अपने लोगों के लिए नाटक शुरू तो करें, है ना। और वो कौन करेगा, हम लोगों को करना होगा वो नाटक। और लोक नाट्य एक शैली है, जरूरी नहीं है कि आप उसे राजस्थानी में ही करें, पर उस शैली को अपनाएं। आज आप जब नुक्कड़ नाटक करते हैं तो आज आप नुक्कड़ नाटक जो है वो इंस्पायर किससे हुआ, ऐसे ही थोड़ी ना सफदर हाशमी ने ऐसे ही कह दिया कि भाई एक नाटक होता है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का जनक कहा गया उन्हें। विदेशी अप्लाइड थिएटर लेकर ही यहां से गए, अप्लाइड थिएटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने यहाँ से वो पांडुलिपि को लिया कि भाई ये हिंदुस्तानियों को तो अपने कला कला की फिक्र नहीं है, हम लेकर जाते हैं, हम बनाएंगे अप्लाइड थिएटर और अंग्रेजी में लिख के तुम्हारे लिए भेजेंगे, तुम फिर वही पढ़ना। तो अब वो राजस्थानी लोक नाट्य एक अपने स्वरूप में आ गया था। अब उसके अंदर क्या हुआ कि जब आक्रमणकारी किसी क्षेत्र में रहेंगे तो कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल था। हमारे यहाँ पर जब आक्रमण हुए तो अरबी आक्रमण हुए, अफगानी आक्रमण हुए, मुगल्स आए, और वो सारे आक्रमणकारियों को में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ गायन को, अब जैसे अकबर अकबर को ही ले लेते हैं। अकबर के पास तानसेन थे, तो अकबर ने म्यूजिक का बहुत विकास किया, पर म्यूजिक के अलावा उन्होंने दूसरे किसी कला का विकास नहीं किया। उस राजा की चॉइस थी ये, अकबर की चॉइस थी कि भाई मुझे मेरे नवरत्नों में एक गायक चाहिए क्योंकि मुझे गाना सुनना पसंद है। तो बाकी के जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया कि क्षेत्र क्षेत्र जाकर अपनी कला को जिंदा रखने के लिए प्रयास किया, और ऐसे ही आज हमारे अस्तित्व में आए, जिसको राजस्थान के लोक नाट्य कहा जाता है। जो आरपीएससी में आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ते हो, उनको ख्याल कहा जाता है, उनको रम्मत कहा जाता है, उन्हें तुर्रा कलंगी कहा जाता है, उनके सिर्फ नाम याद रखे जाते हैं। तो तुर्रा कलंगी राजस्थान की वो कला जो कौमी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता था। तो सूफी संत हुआ करते थे आलम शाह और तुकनकीर, और उन्होंने पहली बार चित्तौड़ के आगे एक गांव है, वहां पर इसका जब प्रदर्शन किया तो वहां के राजा ने अपने पकड़ी से जो तुर्रा था वो निकाल कर उन्हें भेंट किया, और उन्होंने कहा कि तुम तुर्रा हो और ये कलंगी है। और शिव पार्वती की कथा बांची जाती है उसमें। और चित्तौड़ जिले के एक छोटे से कस्बे निम्बाहेड़ा में, निम्बाहेड़ा के अंदर वो कला आज भी होती है। अब वो कला आज भी होती है जिसके अंदर
कौमी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण इसलिए था क्योंकि उन दोनों सूफी संतों के बाद जब इस कला को आगे ले जाने वाले उसके प्रेसिडेंट थे, उसके प्रेसिडेंट्स ने क्या किया कि जो तुर्रा था वो मुस्लिम समाज से लिया गया, या फिर उन सूफी संतों ने जो सिखाया, जिस तरह से वो अभिनय को सिखाया, तो वो इस तरह से सिखाया कि भाई जो तुर्रा जो बनेगा वो मुस्लिम बनेगा और कलंगी जो बनेगी वो नॉन मुस्लिम समाज से या हिंदू समाज से बनेगा। और जब उसका प्रदर्शन हुआ, वो शिव पार्वती की कथा बाची गई, वो कथा मतलब मैंने अपने बचपन में उस कथा को देखा है। मैं निम्बाड़ा में ही पैदा हुआ, मैंने अपने उस बचपन में उस कला को देखा है। वो कला, उसकी बारीकियां, उसके गाने, उसके अंदर इतने सारे स्वांग, इतने सारी कलाओं का समावेश जब आप देखते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। पर आज वो कला कैसी रह गई कि 4 लोग आकर मंच पर और उसकी कथाएं गाकर चले जाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर नौटंकी होती है, पर नौटंकी हमारे यहाँ पर जो नौटंकी होती है वो 17th और 18th सेंचुरी में शुरू हुई, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारा देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था। राजा महाराजाओं को छोड़कर ब्रिटिशर्स आ रहे थे, तो कला का एक नया स्वरूप जन्मा, जिसके अंदर अभिनय भी है, जिसके अंदर गायन भी है, जिसके अंदर सारी चीजें हैं, प्रॉप्स है, प्रॉपर्टीज है, स्टेज है। अभी तक जब हम लोग जो लोक नाट्य हम कर रहे थे उसके लिए कोई स्टेज की आवश्यकता नहीं थी। वो तो शायद चारों तरफ से लोगों को घेर लिया जाता हो। अभी के दौर में तो मंच पर ही होते हैं वो, पर या फिर गाँव के अंदर कोई ऊंची जगह, पहाड़ की ऊंची जगह जहाँ पर उन कलाओं के लिए एक समतल भूमि तैयार कर दी जाती थी, या छोटे छोटे से तख्ते रख दिए जाते थे, चारपाइयाँ। तो इस तरह से ये लोक कलाएं यहाँ तक पहुंची। तो आज हम जो लोक कलाएं देखते हैं, चाहे हम वो जयपुर का तमाशा ले लें, चाहे हम किसी भी तरह का ख्याल ले लें, चाहे हम नौटंकी ले लें, चाहे हम गवरी ले लें, तो गवरी 40 दिन तक एक फेस्ट होता है, भील समुदाय करता है। और वहां पर जिस तरह के नाटक होते हैं, वो चौराहे पर बहुत बड़ा सा मंच तैयार कर लिया जाता है। मतलब इतना बड़ा मंच अगर हम ढूंढेंगे तो मंच मिलेगा नहीं, वो चौराहे पर ही हो सकता है या वो किसी ग्राउंड में ही हो सकता है। उसके अंदर वो कथाएं जब वो बाँचते हैं, वो कथाएं कैसे बाँचते हैं, पूरी प्रॉपर्टीज और मेकअप लेकर। तो ये सब तो कहानियां थी और ये हमारे मतलब दुर्भाग्य है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी के लिए ही पढ़ना है उसे। 4 लाइन का ख्याल, 4 लाइन का तुर्रा कलंकी, 4 लाइन की रम्मत, 4 लाइन की गवरी, कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन करता है और क्यों करते हैं। ये 4 लाइन के लोक नाट्य बनकर रह गए। वो 2 घंटे का लोक नाट्य तो रहा ही नहीं। तमाशा की कथा को देखें आप। मानसिंह प्रथम जब महाराष्ट्र की तरफ गए तो वहां से तमाशा के कलाकारों को लेकर आए, और जब महाराष्ट्र से और राजस्थान तक वो तमाशा पहुंचा तो महाराष्ट्र के तमाशा से और राजस्थान के तमाशा में जो वो बदला, वो यात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। उसमें अभिनय में बदलाव आए, उसमें गायन में बदलाव आए, उसकी कथाओं में बदलाव आए। तो इस तरह से लोक नाट्य के अंदर जब हम कहते हैं कि आज हम राजस्थानी जो गाने सुनते हैं, असल में लोक नाट्य जो है वो पूरी तरह से गायन पर आधारित नाट्य होते हैं। तो राजस्थानी गाने जब सुनते हैं, जैसे आप गणगौर पर एक गाना है ना, आप सभी ने गणगौर के अवसर पे वो सुना ही होगा कि खेलड़ तो गणगौर बवर माने पूजन दो गणगौर
वो जी मारी सगड़ी सहेलियां जो बेबार भंवर माने पूजन दो गण को। तो यहाँ पर एक महिला अपने पति से जाने की विनती कर रही है। कितना ड्रामेटिक सा दृश्य है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा है कि नहीं नहीं अभी, वो होता है ना कि श्रृंगार है, उस श्रृंगार में वो उसे सताना चाहता है, तंग करना चाहता है, वो जाने की कोशिश करती है। उसको किस तरह से ले जाते हैं, जैसे बैसारा बीरा जो गाना है, तो वहां पर वो पत्नी अपने पति से कहती कि बैसारा बीरा जयपुर जा जो जी आता तो ल्याई जो। हमारे ज्यादातर गाने जो हैं वो बने ही इस तरह से हैं ताकि वो लोक नाट्य के अंदर पूरी तरह से वो हो जाए, समावेशित हो जाए कि हाँ इस पर लोक नाट्य बन सकता है। तो मैंने एक पीपीटी बनाई है और वो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, और साथ साथ आप जब उसे देखेंगे तो मेरी एक कोशिश है। मेरी पीपीटी नज़र आ रही है, मैं प्रेजेंट हो रहा हूँ। ये हमारी पीपीटी है लोक नाट्य। हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के लोक नाट्य होते हैं। तो ज़्यादातर अब जो हम लोक नाट्य देखते हैं वो इतने कलरफुल नहीं होते। ये लोक नाट्य, ऐसे लोक नाट्य अब दक्षिण भारत के अंदर ही होते हैं। आप देखेंगे कि ये, और आप जब यक्षगान की कॉस्ट्यूम देखेंगे और ये वाली कॉस्ट्यूम देखेंगे तो आपको उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलेंगी। हमारे यहाँ पर आक्रमणकारियों की वजह से उतना सारा इंतजाम किया नहीं जा सकता था कि अगर राजा के सैनिक आकर उस सारे सामानों को ले जाएंगे तो उस कलाकार के या उस रंग मंडली के कितना नुकसान हो सकता था। इसीलिए सिर्फ पगड़ी और कुछ एक हाथों के प्रॉप्स लेकर लोक नाट्य किए जाने लगे हमारे यहाँ। वरना हमारे लोक नाट्य भी दक्षिण भारत के जो लोक नाट्य हैं उनकी तरह इतने समृद्ध थे, उनमें अभिनय की प्रचुर मात्रा थी। जो आज अभिनय हम कहते हैं कि हमारे लोक नाट्यों में अभिनय नहीं होता, मैं बताऊंगा आपको कि उसमें कितना अभिनय होता है। या आहार्य अभिनय के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप कि उसमें कॉस्ट्यूम्स है। आहार्य अभिनय जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर पुष्ट, अलंकार और सजीव, तीन तरह के आहार्य अभिनयों को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर अलंकार जो वस्त्र और आभूषणों के लिए होता है, पुष्ट के अंदर आप पगड़ियाँ और ये जो हेड गियर्स जो बांधे जाते हैं, विभिन्न तरह की पगड़ियाँ बांधी जाती हैं। पहले जब प्रॉप्स यूज हो रहे थे ना, तो अब हमारे नाट्य शास्त्र को ही ले लें, तो जब अगर वो नाट्य, क्योंकि अगर वो नाट्य शास्त्र पर ही तो आधारित है ना, नाट्य शास्त्र में लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दो तरह के, नाट्य धर्मी जो मंच पर होने वाले नाटक, और लोक धर्मी जो लोगों के लिए नाटक। सामान्य अभिनय एक शब्द है नाट्य शास्त्र के अंदर, जिसके अंदर सामान्य अभिनय की सारे अभिनयों का मिश्रण। वही तो लोक नाट्य में होता है ना कि स्पेसिफिकली आप उसके अंदर कोई आंगिक अभिनय नहीं कर रहे हैं या स्पेसिफिकली सिर्फ वाचिक अभिनय नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो कहानी बताई थी वो कहानी पाषाण युग में पहली बार जब कथक वाचन हो रहा होगा, वो प्राणी होमोसेपियन जिसने पहली बार नाटक की शुरुआत की, वो कृषि युग में जब हमारे यहाँ पे फसलें कटती थी, तो ये सारी चीज़ें ही तो किसी भी कला को बनाने के लिए ज़रूरी थी कि वो जब वो फसलें कट रही थी, और फसलें कटते 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 लोग आपस में एनर्जी के लिए हैया रे हैया, और जब वो फसल काट रहे होते हैं तो गाने गाना, ये सब जो है इंस्पिरेशन थे लोक नाट्य के लिए। ये हमारे यहाँ के लोक नाट्य हैं जिनमें तुर्रा कलंगी है, शेखावटी ख्याल है, चिरावा ख्याल है, रम्मत है।
मैं थोड़े थोड़े से वीडियोस आपको चला के दिखाऊंगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा इन्हें। फरहान जी, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। आपने अभी देखा वो शेखावती ख्याल है। तो सिर्फ और सिर्फ गायन से जोड़ा गया है राजस्थानी लोक नाट्यों को। और यही एक वजह है कि राजस्थानी लोक नाट्यों के ऊपर जो शोध होता है, मेरे गुरुजी मुझसे हमेशा कहते हैं कि जिस भी टॉपिक पर जितना रिसर्च होगा, साइंस आज सबसे ज़्यादा तरक्की इसलिए कर पाया क्योंकि उस पर शोध बहुत हुआ। नाटक की जो आज जो हालत है और ख़ास तौर पर लोक नाट्य की जो हालत है, उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि हमने जो उस पर रिसर्च किया वो पुस्तकों के आधार पे किया। हमने देख कर उनके उन्हें खेल कर कभी उन पर रिसर्च हुआ ही नहीं, जिसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। वो अप्लाइड रिसर्च बहुत ज़रूरी थी, तब इनका विकास होता है। ये जयपुरी तमाशा है और जयपुर में स्पेसिफिकली भट्ट फैमिली जो है वो इस कला को करती हैं। छोटा सा वीडियो है। ये जयपुरी तमाशा है। आपने देखा इसके अंदर कि उन्होंने सर पर एक हेड गियर लगा रखा है, कुछ चीजें कभी नहीं बदली। हाँ, आप लोगों को इस वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता है इसके अंदर। तो मैं ये सारे लिंक शेयर ज़रूर कर दूंगा, पर आप इसको देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक मंडली बैठी हुई है। एक मंडली बैठी हुई है जिसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये पूरी भट्ट फैमिली है और ये पूरी भट्ट फैमिली कुछ एक अवसर होते हैं जिस दिन ये नाटक होते हैं, और राजस्थानी तमाशा और ख़ास तौर पे जयपुरी तमाशा का उद्धार करने के लिए भट्ट फैमिली ने बहुत काम किया है। बकरी नाम का एक नाटक जो है वो स्पेसिफिकली तमाशा शैली पर लिखा गया है और उसका मंचन आज भी जयपुर में होता रहता है। तो तमाशा पर बहुत सीमित हो चुका है कि कुछ एक अवसरों पर तमाशा हमें देखने को मिलता है ना। तो इसके अभिनय के बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आप चिड़ावा ख्याल देखें। ये चिड़ावा ख्याल था और ये तुर्रा कलंकी है। ये सब गायन पर आधारित हैं। ये हेला ख्याल है जिसको कन्हैया दंगल भी कहते हैं। कन्हैया दंगल की स्पेलिंग शायद मुझसे मात्राओं में गलतियाँ हो गई हैं हिंदी टाइपिंग में। तो ये कन्हैया दंगल है। बहुत ही समृद्ध कला है ये कन्हैया दंगल भी। तो ये सारी कलाएं जो हैं
मैं आपको इनके वीडियोस शेयर कर दूंगा। आवाज़ नहीं आ रही होगी मुझे पता है, पर ये सारी कलाएं जो हैं ये सब गायन पर आधारित हैं। तो इसमें कहते हैं कि इनको हम क्यों सीखें। यहाँ तक कि खुद हमारे देश का सबसे प्रख्यात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने उनके सिलेबस के अंदर कुडियट्टम, मोहिनीअट्टम, छऊ, ये सारी कलाएं होती हैं, पर राजस्थान की कोई कला नहीं होती कि हम लोग नाट्य नहीं कर रहे। या तो आप इसे नाट्य कहें ना, इसके अंदर अभिनय की मात्राएं बहुत प्रचुर होती है। गायन अभिनय में नहीं आएगा क्या? वाचिक अभिनय में गायन नहीं आएगा? आप कन्हैया दंगल आप आज जाकर सर्च कीजिए। इजिप्शियन जो थिएटर होता है, यूनानी रंगमंच जिसे कहते हैं, यूनानी रंगमंच में वो कोरस आज कोरस के लिए इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक उस प्ले को बनाने के लिए। ये लोग बिना किसी प्रिपरेशन के इतना अच्छा सिंक करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कोरस में वहां पर जब हम यूनानी रंगमंच में ग्रीक थिएटर को देखते हैं, जब हम ग्रीक थिएटर के कोरस में देखते हैं, 7-8 लोगों का जो सिंक करना इतना मुश्किल होता है। ये 50-50 लोग दोनों एक टीम में, जब आप इन्हें देखेंगे तो ये इनका सिंक अपने आप से बन जाता है। इस अभिनय की खासियत है ये। उनके वो पैरों के मूवमेंट्स, उनके वो हाथों के मूवमेंट्स, जिसके अंदर वो इस तरह से हाथों को हिलाते हैं। नाट्य शास्त्र में यहाँ से लेकर ये कहने तक ये भी अभिनय है। क्योंकि नाट्य शास्त्र में जब आप आंगिक अभिनय स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, या आप आंगिक अभिनय कभी इन फ्यूचर इतना बड़ा लेक्चर हुआ तो आंगिक अभिनय के बारे में जब जानेंगे, तो आंगिक अभिनय के अंदर शारीरिक, मुखज और चेष्टाकृत, उस चेष्टाकृत के अंदर जो 3 तरह के जो अभिनय होते हैं, संयुक्त हस्त और असंयुक्त हस्त। उस असंयुक्त हस्त का पहला एग्जाम्पल है ये कि जब ये आप किसी को ये कह रहे हो, अरे सुनो सुनो कथा, तो अभिनय की प्रचुरता तो है, पर हमने देखा नहीं अभिनय। इसलिए जब हम आज गूगल पर राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत कम, क्योंकि अभिनय होता है। इसीलिए शायद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने हमारे यहाँ पर उनके स्टूडेंट्स भेजना बंद कर दिए कि यहाँ पर तो जो लोक नाट्य है वो तो गाने वाले हैं, है ना। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उस तरह से कला को समझा नहीं। और चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, कक्षा 10 के बाद, सेकेंडरी के बाद, आपको किसी न किसी तरह का शोध करना ही चाहिए। वो शोध करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप, है ना, उसके लिए बहुत ही, मतलब किसी भी शोध का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को समझा और लिखा और उसके बारे में पढ़कर आपको क्या नया दिखा। कि मुझे ये दिखा कि भाई, कि राजस्थानी लोक नाट्यों में सिर्फ गायन नहीं है, अभिनय की बहुत प्रचुर मात्रा है। तमाशा के अंदर जब आप पद संचालन देखेंगे, चारी विधान, नाट्यशास्त्र में चारी विधान कि मंच पर एक अभिनेता जब प्रवेश करेगा तो वो किस मूड में है, उसकी चारियां, वो भागता हुआ आ रहा है या धीरे आ रहा है, और चारी से महाचारी कैसे बन जाता है, पद संचालन विधि से चारी कैसे है, करण कैसे है, 104 प्रकार के करण हैं। पर हमारे यहाँ पर किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि राजस्थानी नाटकों में करण और अंगहार को ढूंढा जाए। तो इसीलिए तुर्रा कलंगी सिर्फ और सिर्फ 2 माइक लगा देते हैं उनके लोक नाट्य कलाकारों के लिए, और आप गा के चले जाओ, और यही हमारे लोक नाट्य बनकर रह गए हैं। मैंने उसकी आखिरी स्लाइड आपको दिखाई नहीं, पर वो आखिरी स्लाइड में मैंने लिखा था कि निष्कर्ष, और निष्कर्ष मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया था, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं एक दिन में या 1 घंटे में या 45 मिनट में नहीं बता सकता था। इतना बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक इतिहास है, और हमारा इतिहास ही हमारे वर्तमान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आज साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के का जो डिफरेंसेस हैं, वो कलाओं का भी एक डिफरेंसेस इसीलिए आया है कि वहाँ के लोगों ने
वो दक्षिण भारत के लोगों ने अपनी कलाओं को बहुत संयोजित करके रखा, अपनी कलाओं से प्रेम करते हैं वो लोग। ज्यादातर दक्षिण भारतीय लोग कार्नेटिक म्यूजिक सीखते ही सीखते हैं, चाहे 2 साल सीखे चाहे 1 साल सीखे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राजस्थानी मांड सीखा होगा? यहाँ यहाँ तक कि आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी राजस्थानी, मतलब राजस्थानी तो क्या हो गया ना, मतलब अगर राजस्थानी नाटक, अगर हम वो पनिया सेपट नाम के एक कॉमेडियन है, वो राजस्थानी में कॉमेडी करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनको वो गाँवों में ही शो कर पाते हैं, और बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है। आप शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा कि वो छोटी सी मूछें रखते हैं चार्ली चैपलिन की तरह, और बहुत ही फेमस है वो गाँव के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर पनिया सेपट, मतलब वहाँ के चार्ली चैपलिन है वो। और लोक नाट्य की सारी विधाओं का समावेश करके वो बना देते हैं, अपना एक परफॉर्मेंस तैयार कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आज इसीलिए आया था कि राजस्थानी लोक नाट्यों को देखें। अगर आप देखने नहीं जा सकते हैं तो आप उन्हें यूट्यूब के माध्यम से देखें, अप्लाई करें। आप कभी ना आप, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप है ना इस तरह से बातें करते हैं कि आपको टीचर कोई असाइनमेंट देता है या कोई टास्क देता है कि आपको एक स्पेसिफिक कला के बारे में लिख कर लाना है, तो आप क्यों एक बार उसके लिए सर्च नहीं कर सकते? आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया बदल के रख दी है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारे पिक्चर्स बनाए थे, क्योंकि असल मायनों में हमारे पास पिक्चर्स मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि लोक नाट्य देखने का समय ही नहीं था। तो ये सवाल था, इसीलिए मैंने उस निष्कर्ष के अंदर, और निष्कर्ष के अंदर वो पीपीटी में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो उस निष्कर्ष में मैंने ये लिखा था कि ये निष्कर्ष तो आप मुझे देंगे कि इन कलाओं को सिर्फ किताबों में या आरपीएससी के सिलेबस के लिए छोड़ दें, या इनके लिए हम भी कुछ करें, कम से कम इनके बारे में जाने तो सही। और आज इनको जनवाने के लिए, इनको आप लोग जान पाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा है नाट्य की, एक एक 2000 6000 श्लोकों वाला, 2000, अब तो 2000 पेज आते हैं उसके अंदर, 2000 पेजों की एक बुक है नाट्य शास्त्र, 6000 श्लोक है उसके अंदर। और जब उन 6000 श्लोकों को ट्रांसलेट करने लगते हैं तो न जाने कितनी किताबें बन जाती हैं। दशरूपक, पाणिनि का अष्टाध्याय जब देखते हैं तो उसके अंदर हमारे तो माइथोलॉजी के अंदर जब पहले जो नाटककार जी ने कहा गया है पाणिनि के अष्टाध्याय के अंदर, उन्होंने कुशीलव शब्द का प्रयोग किया गया है, लव और कुश से। पहली बार जो कथा गायन का या नाट्य रूप में कथा गायन का जो अभ्यास या प्रयोग जो किया था, वो लव और कुश ने किया था, राम के पुत्र हैं। आप उनको देखेंगे ना, आपने, क्योंकि हमने जानना ही नहीं चाहा। अब जब हमारे यहाँ पे रासलीला होती है, हमारे यहाँ पे रामलीला होती है, हम सब लोग दशहरे पर मेला देखने जरूर जाते हैं, पर रामलीला में कोई नहीं बैठता। वो अभिनेता बहुत अच्छा काम करते हैं, कभी आप उनको देखें और इस तरह से ना लें नाटक को। जब मैंने नाटक की शुरुआत करी थी 2014 में, तो मैं भी मतलब चाहता था कि मतलब सिर्फ शौकियाना तौर पर ही की थी, और मेरे साथ वाले लोगों ने, सबने शौकिया रंगमंच किया। और पर इससे आपको एक चीज आती है कि आप लोगों के प्रति संवेदनशील होते हो, और मनुष्य होने की पहली शर्त है कि संवेदनशीलता। अगर कोई दुख में रो रहा है और आप उस पर हंस रहे हो तो आप मानव कहलाने लायक नहीं हो। किसी को दर्द हो रहा है ना, तो आप उसके दर्द का 1% ही महसूस करें। वो कलाएं यही सिखाती है हमें, इसलिए। और लोक कलाओं में हमारी कथाएं जानने के बारे में मिलता है। अमृता बिश्नोई के बारे में कौन कौन जानता है यहाँ पर? कोई बता सकता है अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? कोई भी? हाँ सर, प्लीज सर, गोविंद सर प्लीज। सर आपका माइक सर।
जिन्होंने वृक्ष बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्षों के लिए प्राणों की आहुति देने वाली उस देवी को अमृता देवी कहते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की आदि शान है। थैंक यू सर, पारायण थैंक यू भाई, सो मैं मच। सिर्फ और सिर्फ वृक्षारोपण जब करना होता है तो हमें अमृता देवी बिश्नोई याद होती है। जाम्बोजी के बारे में किसी ने सुना है? जाम्बोजी बिश्नोई पंथ के संस्थापकों में से एक थे। बिश्नोई पंथ इसीलिए तो वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया था कि पेड़ों में परमेश्वर बसे। उन्हें बचपन से ये सिखाया गया था कि भाई हिरन पालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, या मतलब उसको किसी मुनाफे के लिए या फायदे के लिए हिरन नहीं पालते। पेड़ पौधों में, जानवरों में, और जहां तक कि वो जो मिट्टी जिसके अंदर, जिस रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर वो 2-3 वृक्ष ही उगते हैं, खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष जो मतलब सिर्फ रेगिस्तानों में ही, मतलब बहुत कम पानी की जरूरत होती है उसे। एक वृक्ष के लिए खुद की आहुति दी, अपनी 2 बेटियों की दी, अपने पति की दी, और साथ में 64 और लोग, 64 लोग थे वहां पर लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि उस समय के एक राजा को महल बनवाना था लकड़ी का। तो हमें कथा पता होना चाहिए। आज हम जितने भी लोक देवताओं को, राजस्थान के जितने भी लोक देवताओं को पूजते हैं, तो हम लोक देवताओं को पूजते हैं तो जो लोक देवता थे कहीं ना कहीं इंसान ही थे, और इंसान से देवता बनने का जो उनका सफर रहा वो जानने के लिए हमें लोक कथाएं पढ़नी होगी। बाबू जी की कथा, यहाँ तक कि तेजा जी की कथा, कि उनके पिताजी ने उनका नाम तेजा रख दिया था, तो वो तेजा से तेजा जी कैसे बन गए? एक वचन को निभाने के लिए। उसमें कितना सारे अभिनय, अब वो सिर्फ गाए जाते हैं, है ना, और वो सिर्फ गाँवों में सिमट कर रह गए, रामदेव जी, है ना। तो इस तरह से इसका एक सवाल है आप सभी के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी यहाँ पर आए हैं और उतना समय दिया है, थैंक यू सो मच। मतलब 45-40 मिनट से ज़्यादा भी मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, और पर आप लोग आए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना मुझे। और कथा, वो हमारे अपने क्षेत्र के बारे में आप क्या बताएंगे? अब राजस्थान, आप अगर यहाँ से नॉर्थ को छोड़कर जब आप जैसे थोड़ा सा साउथ में जाते हैं तो राजस्थान का नाम लेते ही उन्हें याद आता है भाई दूर दूर तक रेगिस्तान है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला जैसी श्रृंखला है जहाँ पर इतनी हरियाली हो रखी है अभी कि लोग घूमने जाते हैं वहां पर। राजस्थान में इतने सारे बांध हैं, नदियां हैं। ये मैं जहाँ पर रहता हूँ कोटा, वहां पर चंबल नदी है, हमने कभी सूखा नहीं देखा। काली सिंध जैसी नदी है, जो कुछ नदियां हैं। तो राजस्थान को हमने सिर्फ और सिर्फ वो रेगिस्तान बना दिया है। यहाँ का मिनिएचर आर्ट किसी ने समझा? हमारे हमारे अपने क्षेत्र में पास में भीलवाड़ा की फड़ पेंटिंग, अभी वहां पर एक, मतलब अभी हाल ही में उनको पद्मश्री मिला है, जानकी लाल जी भांड। आप जब उनको देखेंगे, जब वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पर कार्य करते हैं, और जब वो उसका मेकअप, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो जब अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो आप उन्हें जज नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या महिला है। और उनको 80 साल के, 80-85 साल के हो गए होंगे वो, उन्हें इस उम्र में पद्मश्री दिया है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जब चीजें चली जाती हैं उसके बाद ही याद आती है हमें। सर जानकी लाल जी को मैंने बचपन से देखा है सर। मैं भीलवाड़ा से हूँ और बिल्कुल मतलब पहले वो माणिक्य नगर में ही रहते थे, और अभी कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा में जो थिएटर चलता है, आदरणीय गोपाल जी सर, उनके शो में आए थे, और उसमें तो गाड़िया लुहार बन के आए थे। तो आप उनको देखते तो उनकी ऊर्जा वही है कि उम्र कहीं आटी नहीं आती है। ग्रेट है। आप भीलवाड़ा में रहते हैं तो आपको ये भी याद होगा कि भीलवाड़ा में गौरी फेस्टिवल होता है 40 दिन तक, मांडलगढ़ साइड।
आप कभी गए थे? मांडलगढ़ में एक्चुअली सर मेरी पोस्टिंग बाहर रही है कोलकाता, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाया, लेकिन लोकल भिलवाड़ा का काफी मेरे को आइडिया है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये निष्कर्ष तो आप लोगों पर है कि आप इसको कैसे निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। पर हाँ, राजस्थानी लोक नाट्य सिर्फ और सिर्फ गायन नहीं है, सिर्फ गीत नहीं है, वो पूरी तरह से नाट्य है जिसके अंदर सारी नाटक के सारे तत्व मौजूद हैं, जिसमें अब भरत मुनि जिसको कह रहे हैं ना कि भरत मुनि ने एक स्पेसिफिकली श्लोक कहा है, न तज् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्क्रम नाट्यस्मन्य निदृश्यते। अर्थात ऐसी कोई कला, ऐसा कोई योग, ऐसी कोई विधा, ऐसा कोई कुछ भी, ऐसी कुछ भी चीज जो नाटक में समाहित ना हो। नाटक के अंदर सारी चीजें होती हैं। और अब तो नाटक ने इतनी तरक्की कर ली है कि पहले हम लोग हाथ से सेट बनाते थे, अब स्केचअप पे और वेक्टर एक्स 3D पे बनाते हैं। और सुरेंद्र जी, आपको मैं बता दूं, मैंने भिलवाड़ा से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है, तो भिलवाड़ा में अपनी जीवन का एक बहुत लंबा वक्त निकाला है मैंने, 4 वर्ष। तो मानिकेलाल वर्मा गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज से 2018 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 1 साल काम किया, फिर उसके बाद नाटक में पूरी तरह से समर्पण हो गया और मास्टर्स करने के बाद नाटक ही करता हूँ मैं। तो ये है नाटक की कहानी, राजस्थानी लोक नाट्यों में अभिनय। थैंक यू सो मच। फरहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज लगभग हमारे साथ 19 लोग जुड़े। लगभग हमने बीते 1 हफ्ते में 1000 लोगों तक इसको पहुंचाया, और 1000 लोगों में से सिर्फ 19 लोग हमारे बीच जुड़े। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप हमारे साथ जुड़े और इस एक ऐसे कार्य के साथ जुड़े जो पता नहीं किस दिशा में जाएगा। एक जागृति है ये, जो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति बने। लेकिन आज फरहान जी के इस व्याख्यान के बाद कुछ लोग, चाहे 4 लोग ही सही, लेकिन लोक नाटक के बारे में जानने की एक इच्छा प्रकट करेंगे, तो ये हमारा जो साकल का व्याख्यान है वो इसी के साथ सफल हो जाता है। कि अगर आप में जानने की इच्छा होती है तो हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं फरहान जी? हाँ, एक छोटी सी बात में माफ़ी चाहूँगा मेहता साहब आपसे कि नहीं, कहिए सर। आज प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा हमारे पास एक प्रिंसिपल और हैं, मेरे नाटक के पहले गुरुओं में से एक हैं वो, विजयपाल वर्मा। अभी राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और वो मतलब यहाँ पर बैठे हैं। उनका कला के प्रति उनका जो समर्पण है, वो नौकरी के बाद उन्होंने मेरे साथ जो काम किया है, मतलब मेरे ऊपर मुझे क्रिएट करने वाले ये 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है। आज मैं नाटक जो भी करता हूँ, जो भी थोड़ा मोड़ा मैंने कर पाया हूँ और जितना भी मैंने सीखा है इन सर के आशीर्वाद से। सर, मैं प्लीज़, सर आप कुछ बोलेंगे तो सर बहुत अच्छा लगेगा सर। हाँ फरहान, मैंने आपको सुना और मैं बड़े तल्लीनता से सुन रहा था आपको, और बहुत अच्छा कवर किया आपने सारी बातों को, और अच्छा लगा सुन के। आप लोगों के साथ जुड़ के भी मुझे अच्छा लगा है। कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहते हैं और कोशिश जारी रहेगी। बहुत अच्छा लिखते हो आप। अभी आप लोगों को बताऊं मैं कि एक नाटक मृत्युंजय लिखा है फरहान ने, भगत सिंह की जीवनी पर लिखा है वो, और बहुत जबरदस्त नाटक है। लगभग 1 घंटा 40 मिनट का नाटक है वो। सर आपकी बात काटूंगा, भीलवाड़ा में इसका अभी रिसेंटली शो भी हुआ था, वहाँ फरहान सर आए थे आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो उसके लीड रोल में भी है। अच्छा लिखना और डायरेक्शन में मदद करना, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में मदद करना, स्टेज की क्राफ्टिंग में मदद करना, मतलब और बहुत ही बढ़िया। मतलब और कहते हैं ना जिसे कि पूरे समर्पण के साथ ये व्यक्ति नाट्य क्षेत्र के लिए, रंगमंच के लिए लगे हुए हैं। तो बहुत, और मैं इन्होंने जब जैसे ही मैसेज मिला मुझे ग्रुप में, मैंने कहा भाई मैं जरूर जुड़ूंगा, आज आपकी बात जरूर सुनूंगी। और राजस्थानी में मुझे भी अवसर मिला। राजस्थानी, आप गोपाल जी आचार्य की बात कर रहे थे, तो भोपा भैरवनाथ जो नाटक था उनका, वो राजस्थानी में ही नाटक है वो।
और मेरे भी नाट्य जीवन की शुरुआत उसी नाटक से हुई थी। तो वो एक बिल्कुल जैसे जमीन से जुड़ा हुआ नाटक है वो। और वो सबसे बड़ी बात उस नाटक की विशेषता ये है, जिसे कहते हैं ना अपन हिंदी फिल्मों में शोले पिक्चर है जैसे, वैसे ही वो नाटक है। और उसका एक एक पात्र एक मतलब लोगों के दिल में बसा हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। सर और बंसी और हम वेडिंग जैसे की बात उसकी करें, हाँ उस नाटक में जैसे जो वो केंद्र है ये भोपा जो या देवरा जो है, वो देवरा वहाँ एक साइंस क्रिएट करता है, विज्ञान है वो, एक मनोविज्ञान का केंद्र है वो एक तरह से। और वो रेचन की एक हमारी मानसिक जो रेचन होता है उसके वो प्रमोट करता है, तो इसलिए वहाँ लोग ठीक होते हैं। तो इस तरह की वो कथा है, उसको आधार बना के ये कथा लिखी गई है। तो ये इस तरह की चीजें काम हो रहा है राजस्थान में, अच्छा काम हो रहा है राजस्थानी पर। और शायद जो व्यथा है फरहान की कि भाई एनएसडीएन या एनएसडी जो है वो राजस्थान के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से उनका ध्यान जाएगा और वो भी जिक्र उनके सिलेबस में हमारा करेंगे। तो हम शुभकामनाएं फरहान आपको और सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस कार्यक्रम को हम कंक्लूड करते हुए हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय गोविंद शर्मा सर, जो कि मंगलम विद्या विहार के प्रधानाचार्य महोदय हैं, तो मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर आप दो शब्द कहें आज के इस व्याख्यान के बारे में। और जी सर। नमस्कार मोहित, आरोहण की तरफ से जो तुम प्रयास कर रहे हो इसके लिए साधुवाद। फरहान भाई, आपसे जुड़ना, आपसे मिलना और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके गुरुदेव के भी दर्शन करने का मौका मिला। और हमारे साथी जो अलग अलग कॉर्नर से हमारे साथ जुड़े। और फरहान भाई, अच्छे कार्यों के लिए तो संघर्ष हमेशा करना पड़ा है। आज मैं भी, मेरा स्टूडेंट भी रहा है मोहित, और आज मेरे साथ काम भी कर रहा है। और वाकई आप लोगों का काम उस तरह का है कि काम जब अपनी उत्कृष्टता पे जाता है तो उसकी एक चमक होती है, एक उसका प्रकाश होता है। और वो प्रकाश जरूर इतना फैलेगा, इतना उजाला करेगा कि जो ये कलाएं हैं वो वापस जीवंत होंगी। और न केवल राजस्थान में, न केवल भारत में, इसका लोहा पूरा विश्व मानेगा। तो आप युवा शक्ति और हम सब लोग जब आपके साथ जुड़ रहे हैं, और मैं जो एक संस्था का छोटा सा प्रधान हूँ, हमारी संस्था रामगढ़ मंडी और मोरक क्षेत्र में काम कर रही है, आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप कभी भी आए। हमारे पास एक अच्छा ऑडिटोरियम है, मंचन के लिए स्थान है, और मन भी है साथ में कि आप लोग आए और इन बच्चों को तराशें और इस यात्रा को आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है आपके सानिध्य में। और शुभकामनाएं कि ये विषय बहुत आगे अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न हो तो हम वो फरहान जी से पूछ लें। किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और फिर इसके बाद हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। और हम बहुत ही जल्द साकल का तीसरा एपिसोड आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप सभी लोग हमसे जुड़ेंगे। तो निवेदन है कि अपने सवालों को लेकर ना जाएं, उनका उत्तर आप यहाँ पाएं। और इसके बाद हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। शायद कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो सभी और का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, जी सर। प्रश्न जरूर ऐसे ना जाए, प्रश्न सबके हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ भी जो फरहान भाई ने कहा कि शोध प्रवृत्ति नहीं। तो फरहान भाई, जो आपका नाटक है
जैसा कि मुझे अवगत कराया आपके गुरुजी ने, कि मृत्युंजय का जब भी मंचन हो, कहीं भी आप करें, तो ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि हमें अवसर मिले वो देखने का। जब भी आप प्लान करें, और हम ज़रूर उसको देखना चाहेंगे, और अवसर मिला तो कभी हम भी विचार बनाएँगे कि आप आकर हमारे आपकी टीम के साथ उसका मंचन करें। हमारे पास अच्छा एक ऑडिटोरियम है, आप पधारें अपनी टीम के साथ। और मोहित से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के आयोजन के लिए विचार करें, और मिलकर इस पर विचार करेंगे। फरहान भाई, मैंने देखा कि आपका जो क्षेत्र है और जितना आपने मेहनत की है, और मैं खुद आज कई जानकारियाँ पहली बार हासिल कर पाया। एक नाट्य शास्त्र है, उसमें 2000 श्लोक हैं, और इतना उसमें गहन छुपा हुआ है। और अभिनय, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के लिए, चाहे उसके जुड़ना, नहीं जुड़ना, मंचन करना, नहीं करना, लेकिन एक उसके जीवन के लिए, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है, मैं विद्यार्थियों में पा रहा हूँ, अभिभावकों में पा रहा हूँ, कि संवेदनाएँ खत्म हो रही हैं। और रोज अखबार की दुखद खबरें इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि संवेदनाएं अगर क्षीण हो गई तो मानव जाति के लिए बड़ा खतरा है। और आप इस प्रयास के साथ, नाट्य कला के साथ उनको अगर उजागर करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फरहान भाई। सभी का पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और संस्था के साथ जुड़ने के लिए। और आरोहण फाउंडेशन ऐसे ही कला के कई क्षेत्रों में कार्य कर रही, लोक कला के क्षेत्रों में कहीं कार्य कर रही, और आने वाली पीढ़ी तक इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए कार्यरत है। एक छोटी सी उनके अंदर जिज्ञासा जगा पाना, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है, और उसके बाद तो वो खुद अपने आप चलने के लिए काबिल रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल सर, गोविंद सर, विनय खत्री सर, शीतल, नंदिनी, सुरेंद्र सर, मनीष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच।